बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी हैं चार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ हैं। इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, उन्हें कुछ हुआ तो मैं ख़ुद कुछ धमाका कर दूँगा, मैं वो पहला बंदा होऊंगा जो ख़ुद कुछ धमाका कर दूँ। ये क्या चक्कर, ये अभी आपको दिखाता हूँ किसने कहा है, ये अभी देखिएगा। और दूसरा ये है कि खान साहब तो सुना है बड़ी ख़बरें गर्म हैं कि जी को लंदन शंदन फ़रार के लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और को पैर पकड़ रहे हैं, अभी तक उनकी दाल तो नहीं गली। इस पे बात करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ख़बर, यानी कि ये बहुत ही एक जो है ना इम्पॉर्टेंस अख्तियार कर गई है। और साथ ही आपने ये भी देखा कि ट्विटर पे जितने भी टॉप ट्रेंड्स हैं वो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक हैं। और जिस तरीके से मुस्लिम कंट्रीज़ ने और ख़ास तौर पे अरब कंट्रीज़ ने जिस तरीके से मोदी को धूल चटाई है, इस पे भी बात करेंगे। और शहजाद अकबर साहब जो बड़ी बड़ी यानी कागज़ लहराते थे, पूरी कापियाँ रजिस्टर लहराते थे, ठीक है ना, और वो सारा कुछ यही करते रहे 3.5 साल और बाद में नस गए। उनकी अपनी अरबों की करोड़ों की करप्शन, उनके गैंग सामने आ गए हैं, ठीक है। ये इस पे बात करेंगे। आज जनाब सबसे पहले ये ज़रा पहले आप देख लें ना, मैं हायल नहीं होना चाहता क्योंकि ख़बरें अंदर की बहुत सारी आपके साथ शेयर करनी है। ये ज़रा काइंडली आप देख लें, ये ख़ुदकुश वाला चक्कर क्या है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये कौन साहब हैं, क्या कह रहे हैं। ये आप अपनी आँखों से देख लें, कानों से सुन लें। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है, तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे और आपको छोड़ूंगा नहीं, और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप क्या समझते हैं कि आप इस तो जनाब ये आपने देखा सुना, ये साहब MNA हैं तहरीक इंसाफ के, अताउल्ला इनका नाम है, साथ ये एडवोकेट भी हैं। कराची से NA 250 से इन्होंने इलेक्शन जीता। और जनाब ये सूरत हाल है। अब जिस पार्टी के MNAs का भी ये आलम हो, जिस पार्टी, इससे पहले मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दोबारा दिखाने की ज़रूरत है, आपको मैं वो दिखा चुका हूँ, सुना चुका हूँ। ये ग़ुलाम सरवर ख़ान उस वक़्त वो मिनिस्टर थे माशाअल्लाह, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मेरा दिल करता है कि जहाँ पे ये सारे मुल्क के दुश्मन बैठे हों मैं जाके फट जाऊँ और इनका नेस्त व नाबूद कर दूँ। याद है आपको? एक और मिनिस्टर साहब, वो भी उस वक़्त मिनिस्टर थे, शहरयार अफरीदी, उन्होंने कहा ख़ुदकुशी तो हराम है लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं जाके पार्लियामेंट में फट जाऊँ। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ज़रा सोचिए इस पर कि जिस पार्टी के MNAs मिनिस्टर्स ये कह रहे हों कि हम खुद कुछ धमाका कर दें, उस पार्टी के नीचे लेवल के वर्करों में किस किस्म का, यानी वर्कर्स में, सपोर्टर्स में, वोटर्स में किस किस्म का मैसेज जा रहा होगा, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, उनके जज्बात क्या होंगे, उनके ख़यालात क्या होंगे, उनके इरादे क्या होंगे, ठीक है। अब आप अंदाज़ा कीजिए, मैं तो हैरान हूँ। ये साहब एडवोकेट भी हैं, अताउल्ला इनका नाम है, MNA भी हैं, क्योंकि अभी तक तो वजीफ़े किसी के मंजूर हुए नहीं हैं, ठीक, ये MNA भी हैं। तो ये है कि इनकी पार्टी में चाहे कोई एडवोकेट जाए, चाहे कोई जज जाए, चाहे कोई जर्नल जाए रिटायर्ड, चाहे कोई PhD हो, चाहे कोई हो, जब उसके साथ लफ्ज़ यूथिया लग जाएगा ना, ये तो पक्की बात है वो यहाँ से फारिग हो जाएगा। ये इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ठीक। और ऐसी पार्टी को अब कोई गुंजाइश रह गई है कोई बैन करने की? ऐसी पार्टी को बैन क्यों नहीं किया जा रहा? और आप FATF में चाहते हैं कि पाकिस्तान का नाम ग्रे से ब्लैक लिस्ट में चला जाए, जो ये गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जी वो ग्रे से निकल के वाइट में आ जाए। ऐसे बयानात के बाद आप ये यानी सबसे जो बड़ी दहशतगर्दी है, आप ये चेक कर लें ना, जिसको हम समझते हैं और जिसको पाकिस्तान के पिछले कितने अशरों से सामना है। तो अब आप पार्लियामेंट पर ख़ुदकुश कर रहे हैं और ये साहब तो डायरेक्ट यूँ समझ लें कि मुल्क चलाने वालों को मैं वार्न करता हूँ। और साथ ये भी कहा कि जी मेरे बाद भी बहुत सारे कितने सैकड़ों हज़ारों लोग तैयार हैं, तो क्या इस बंदे को गिरफ़्तार नहीं करना चाहिए? अब मैं हैरान हूँ कि इस बंदे को गिरफ़्तार करेंगे ना, 8-10 वकील आ जाएंगे, कुछ और आ जाएंगे, और फिर कोई ना कोई जनाब जज मुअज़्ज़ज़ जज साहब बैठेंगे और वो उसकी बेल कर देंगे।
और कोई और बंदा करेगा किसी किस्म की, तो वो आज तक भी वो कैप्टन सफदर साहब ने वो एक तकरीर की थी, उस पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। अब मैं क्या इसमें फर्दर आ जाएँ जनाब अगली स्टोरी पर। ख़ान साहब लंदन भागने की तैयारी कर रहे हैं और यही इतलात हैं कि ख़ान साहब ने माशाअल्लाह ट्रांजिट बेल भी इस वजह से लंबी करवाई कि वो यहाँ आके किसी को मिन्नत समाजत, मिन्नत तरला, पैर पकड़ना, अभी तक ख़ान साहब की दाल नहीं गल रही। क्योंकि भाई पता है बहुत जो इम्पॉर्टेंट कंसर्न सर्कल्स हैं, जो संजीदा सर्कल्स हैं, जो मतलब जो भी ज़िम्मेदारान हैं, उनको मालूम है कि ये साहब अगर इनको बाहर जाने दिया गया तो ये इन्होंने क्या ऊधम मचानी है। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार ये आप क्या कह रहे हैं, ख़ान साहब ने तो कहा मैं दोबारा आऊँगा, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया ना, ठीक है ना। ख़ान साहब ने कहा था यहाँ पे खड़े होकर कि मैं 6 दिन के बाद आऊँगा। अब को किसी यूथिये में ये जुर्रत नहीं है कि वो अपने लीडर में पूछे कि सर आपने कहा था कि मैं आऊँगा, उतने तक बैठूँगा जब तक मुझे इलेक्शन की तारीख़ नहीं दी जाती, मैं तब तक बैठा रहूँगा, और आप आते ही नस गए, आपने हमें यहाँ पे रोल दिया और आप आते ही नस गए। ये क्या किया? शख्सियत परस्ती है ना, सवाल करना तो गुनाह है यहाँ पे, ठीक है ना, सवाल तो नहीं कर सकते। वो जो कहता रहे उसको मिन वन सर तस्लीम खम करके, सर झुका के तस्लीम करते रहो, ठीक। अच्छा, और फिर उसके बाद यूथियों ने यह भी सवाल नहीं किया कि आप आए थे 25 को, आपने फरमाया था कि मैं इस हुकूमत को 6 दिन देता हूँ और 6 दिन के बाद अगर इन्होंने असम्बली डिज़ॉल्व न की, इलेक्शन की तारीख़ न दी, तो फिर मैं 6 दिन के बाद दोबारा आऊँगा, ठीक। वो 6 दिन गुज़र गए, 31 मई को दोबारा कोई नहीं आए, ऊपर 7 दिन ऊपर हो गए। अब जो CEC की मीटिंग हुई इनकी यहाँ पर बनीगाला में कल, उसमें भी यही डिस्कशन, और मार्च मुलतवी हो गया, मनसूख हो गया, किसी ने नहीं पूछा। अब चूँकि ख़ान साहब को मालूम हो गया है, ख़ान साहब को पता चल गया है, ख़ान साहब को अच्छी तरह से कि जी मेरी दाल नहीं गलने वाली, ना तो अभी इलेक्शन होना है, ना कोई डेट दे रहा है इलेक्शन की, ना मेरा मार्च होना है, ना सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंधा प्रोवाइड करना है फॉर द टाइम बीइंग, ये नहीं है, तो मैं अच्छा ही है कि बाहर ही नस जाऊँ, ठीक है ना, फिर जब आना हुआ तो फिर आऊँगा। तो ये मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं और ये मिन्नत समाजत और ये इस तरीके से, लेकिन अभी तक दाल नहीं गल रही भाई। अब जहाँ जो इधर बैठ के जिसने ऊधम मचाया हुआ है, वहाँ बैठ के इसने पता नहीं क्या क्या कह देना, और इनके सीने में तो वैसे ही कुछ नहीं रहता, राज तो रहते नहीं हैं। मैंने आपसे कहा है ना भाई, कुछ भी हो फॉर द टाइम बीइंग तो क्रॉस लग गया है, कम अज़ कम अगले इलेक्शन तक भी, क्योंकि जो भी ज़िम्मेदारान हैं, जो भी सीरियस सीनियर सर्कल्स हैं, कंसर्न्ड क्वार्टर्स हैं, जो भी ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने क्रॉस लगा दिया है कि भाई इस किस्म का इमेच्योर, इस किस्म का मुबैना तौर पे इर्रेस्पॉन्सिबल, इसको वज़ीर आज़म बनाया गया था, इसको दोबारा इस किस्म के। क्योंकि आप ख़ुद बताएं, नवाज़ शरीफ साहब के सीने में ज़्यादा राज होंगे या इमरान ख़ान साहब के सीने में? हर बंदा यही कहेगा कि उनके सीने में। वो एक लंबा अरसा पंजाब के वज़ीर आला भी रहे पहले, फिर उसके बाद 3 दफ़ा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी रहे, फिर अपोजिशन लीडर भी, मुख्तलिफ़ हवालों से एक लंबा अरसा उनकी सियासत का है और इक़्तिदार का है। उनके सीने में ज़्यादा राज होंगे या ख़ान साहब के? ख़ान साहब के सीने में तो क्या राज किया, जब ये आए तो बाहर तो सुकून था पाकिस्तान के साथ, वो किस तरीके की कोई जंगें नहीं लड़ी गई, उस तरीके की वार एंड टेरर की कोई इस तरह का कुछ नहीं हुआ, बहुत बड़ी बड़ी वो तो पता नहीं कितनी कितनी सूरत हाल। तो फिर आप ख़ुद बताइए कि उनके सीने में कभी उन्होंने भी इस तरह के राज वो किए हैं? जो ख़ान साहब जिस तरीके की धमकियां दे रहे हैं, जिस तरीके के राज उगल रहे हैं, जिस तरीके के पाकिस्तान के अल्लाह माफ़ करे टुकड़े कर रहे हैं, जिस तरीके से खुदा न खास्ता जो है ना एटमी प्रोग्राम को रोल बैक कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से फ़ौज को कह रहे हैं तबाह बर्बाद हो जाएगी, जी आप देख लीजिए इतने इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म के स्टेटमेंट। अब इनको अगर बाहर जाने दिया गया तो इनका क्या हाल होगा। तीसरी स्टोरी पे आ जाएं जनाब, और तीसरी स्टोरी ये है, आप सब ने देख लिया किस तरीके से मोदी को धूल चटवाई गई, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। और जब आप इकनॉमिकली मजबूत हो ना, और जब इसके साथ साथ जब आपका इत्तेहाद भी हो,
दो लोगों ने एक वो नूरपुर शर्मा और एक दूसरे नवीन कुमार जिंदाल, पता नहीं नूरपुर शर्मा है या नूरपुर बेशर्मा है, जो भी है, तो उसने जो है ना जिस तरीके से वो तौहीन रिसालत की, बाद में वजाहतें भी देती रहीं और बाद में बहुत सारे वो भी, तो इस तरीके से उनका ना, तो अरब कंट्रीज़ ने भी, मुस्लिम कंट्रीज़ ने, और ख़ास तौर पे अरब कंट्रीज़, जिस तरीके से इंडिया के प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया गया, जिस तरीके से तमाम के तमाम उन्होंने इंडिया के सफारतकारों को बुलाया और साथ एहतजाजी एक पर्चा थमाया, जिससे सऊदिया हो, यूएई हो, कुवैत हो, कतर हो, साथ ईरान हो, और अब पाकिस्तान में ISPR की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल, वज़ारत ख़ारजा की तरफ से भी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी, इवन इमरान ख़ान साहब की तरफ से भी, बाकी लोगों की तरफ से भी, सब की तरफ से, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से, हर किसी की तरफ से, एक और पूरी कौम की तरफ से, मुल्क की तरफ से जिस तरीके का रिएक्शन आया, आप यकीन कीजिए कि घुटने टेकने पे। अब अरब कंट्रीज़ का ये और कतर का सबका ये मुतालबा है कि सिर्फ़ आप उनको, उन तर्जमानों को, अपने तर्जमान को उनको फारिग करना पड़ा, उन इतने घुटने टेके कि उनको फारिग करना पड़ा, और इस तरीके से जनाब उसके बाद उन्होंने वजाहतें जारी की। लेकिन अरब कंट्रीज़ का, कतर का, सबका, सही हो गया ना, मिडल ईस्ट का ये मुतालबा है कि नहीं जी, वो पब्लिक में माफ़ी मांगे, वो सरेआम माफ़ी मांगे, अवाम में माफ़ी मांगे। ये होता है इत्तेहाद, ये होता है। ये जिस तरीके से आपने फिर बाइकाट किया ना उनके प्रोडक्ट्स का, और मैंने देखा कि बड़े बड़े स्टोर्स पर, मॉल्स पर जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जनाब, उनको यूं करके बिल्कुल कपड़े में लपेट के ऊपर लिखा हुआ है कि इसका बाइकाट है, ये नहीं बिकनी, ये बिकने के लिए नहीं है, ठीक हो गया ना, इसका बाइकाट करें। तब ये होती है सूरत हाल, ये होता है किसी कौम में डिसिप्लिन। आप बहुत बड़ी ताकत हो, आप सिर्फ और सिर्फ आप में डिसिप्लिन की कमी है। 24 घंटे नहीं लगते किसी मुल्क को झुकाने में, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पूरी दुनिया हो। इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और सिर्फ ये है, ना कहीं कुछ किसी ने जलाया, ना जलाओ घिराओ किया, ना कुछ भी है। बहुत डिसिप्लिन के साथ सब ने बुलाया और सफारतकारों को जिस तरीके से एहतजाज किया, पूरा OIC सामने खड़ा हो गया, और जिस तरीके से बाइकाट किया गया, वो मोदी ने घुटने टेक दिया वहाँ पर। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये होता है एहतजाज करने का तरीक़ाकार। मैं वो बंदा हूँ कि मैं कहता हूँ ये नहीं, कोई भी मज़हब हो, ये तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पता सबको कि हमारी जानों से, इज़्ज़तों से, माल से, औलाद से सबसे बढ़ के अजीज़ हैं, हर किसी को पता है। ठीक, मैं तो कहता हूँ किसी के कोई भी मजहबी पेशवा हो उसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। कोई भी मजहबी रवैया हो, कोई भी मजहबी नज़रिया हो, कोई भी को मज़हब हो, कोई किसी कौम का कोई भी रिवाज हो, कोई भी कानून हो, उसकी तज़हीक नहीं होनी चाहिए, उसकी तज़लील नहीं होनी चाहिए, उसकी तकरीम का, एहतराम का, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चाहे वो इस्लाम है, चाहे वो हिंदुइज़म है, चाहे वो यहूदी हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे कोई भी हैं, उनका पूरे का पूरा एहतराम होना चाहिए, इंसानियत का एहतराम होना चाहिए। ये जब इस तरीके की सूरत हाल होगी तो फिर इधर अमन को मौका मिलेगा। लेकिन ऐसे लोग जो शर पसंद और फसाद पसंद और दहशत गर्दाना सोच के लोग हैं, ऐसे लोगों का कला कमा होना चाहिए। और अब जो मुतालबा है, क्योंकि पता है ना इंडिया के अंदर भी बहुत सारा कुछ, उसमें भी मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं, उनकी तादाद इस वक्त पाकिस्तान के तादाद से भी ज़्यादा है मुसलमानों से, बहुत सारे। वहाँ नहीं पता, उनके अपने वोटर सपोर्टर्स भी हैं, जिस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया है उनको नहीं पता। पता किया है जनाब 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, अभी तक वो ट्रेंड्स नीचे नहीं आ रहे, अभी तक वो मुतालबात कायम हैं। जो इतना सारा ट्रेड का वॉल्यूम है अरबों डॉलर का अरब कंट्रीज़ के साथ, जहाँ पर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है ईरान में,
इंडिया ने, वहाँ चाबहार पे और बाकी जगहों पे, वो ईरान भी खड़ा हो गया है जनाब। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर आप, और दूसरा आगे से आप सारे इस तरीके के डिसिप्लिन दिखाएंगे तो डेफिनेटली ऐसी नेगेटिविटी इसका कला कमा होगा, ऐसी किसी भी किस्म की तौहीन का कला कमा होगा। तो मैं इस इत्तेहाद को, इस डिसिप्लिन को शाबाश देता हूँ। आ जाएं जनाब नेक्स्ट स्टोरी पर, और वो है शहजाद अकबर साहब। अब कुछ न्यूज़, उन्होंने ख़ुद इसकी तो तरदीद की है, उनको तो करनी भी चाहिए। कुछ न्यूज़ स्टोरीज़ आई कल कि शहजाद अकबर साहब जो यूँ कागज़ लहराते थे जनाब, ये मियाँ साहब की करप्शन पकड़ी गई, ये शहबाज शरीफ की पकड़ी गई, बस कल मैं इसहाक डार को ला रहा हूँ, परसों मैं नवाज शरीफ को ला रहा हूँ। वो ये भड़के मारते मारते वो ख़ुद चले गए, लेकिन जूथिए फिर भी पानी, चिल्लो भर पानी में डूबे नहीं। यूथिए आज भी वो यूथियों का हीरो है, उनसे 1 रुपए की करप्शन नहीं पकड़ी, उल्टा कौम के करोड़ों अरबों डबो गए एसिड रिकवरी यूनिट के नाम पे। पता नहीं कितने कितने दौरे हुए, पता नहीं कितने वो खा गए। अब पता चला है कि उसके गैंग में तो गोगी भी शामिल थी, फरा गोगी। उसकी गैंग में तो पिंकी पीरनी का वो गोगी का जो शौहर है, पिंकी पीरनी के, इनके ये फ्रंट मैन और फ्रंट वूमन जमील गुज्जर, वो भी शामिल था। उनके गैंग में कोई और भी शामिल थे लोग, तो उनका पूरा गैंग शामिल सामने आया और अरबों रुपए की, करोड़ों की करप्शन सामने आई है। ये अब आपको मैं क्या कहूँ, ये होता लीडर, ये होता विजन। लेकिन फिर भी आपके दाएं बाएं, आगे पीछे, हर जगह पे जिस तरह से बैठे, उन्होंने अरबों कमाए हों, उन्होंने करोड़ों के घपले मारे हों। खान साहब कह रहे हैं, यूथिए कह रहे हैं, बंदा ईमानदार है, ठीक है। सारा तोशा खाना बेच के खा गया, बंदा ईमानदार है, ठीक है ना। घड़ियाँ बेच के खा गया, बंदा ईमानदार है। पिंकी पीरनी हीरे मांगती रही, हीरे की अंगूठियाँ, फिर भी बंदा ईमानदार है। ये वही वाली बात है कि उसने कहा ना, मलिक रियाज साहब की बेटी, जिनके वो अभी ऑडियो लीक हुई और आपको सुनवाई भी सही हमने, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि जी वो 3 किरात की मांग, मैंने पहले कहा कि उन्होंने 3 किरात की मांगी, फिर उसने कहा कि नहीं जी वो 5 किरात की मांगती है। तो ये किरात मांगती रही, यानी कि वही वाली बात है कि शौहर नामदार खैरात मांगते रहे और बेगम साहबा पिंकी पीरनी किरात मांगती रही। और मैं वैसे ही मैंने कोई पता किया, मैंने कहा यार ये 5 किरात कितने का आता है, तो ये तकरीबन को 12-13 करोड़ रुपए इसकी मालियत होती है हीरे की, 5 किरात की। तो ये तो एक चीज़ है, और बाकी सारा तोशा खाना। और वो मान भी रहे हैं कि जी हमारे तोहफे हमारी मर्ज़ी। अदालत कह रही है भाई आपके तोहफे आपकी मर्ज़ी नहीं है, वो तोहफे रियासत की मर्ज़ी होती है। खान साहब ने कहा है मेरे तोहफे मेरी मर्ज़ी। वो घड़ी भी जाके बेच दी जो मोहम्मद बिन सलमान ने खैर से उनको तोहफे में दी थी, सारा तोशा खाना बेच गए। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये हैं वो ईमानदार, ये है रियासत मदीना के दावेदार। बंदा फिर भी यूथियों की नज़र में ईमानदार है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।